पागल है, हकीकत आदमी जैसा हम रहेंगे वैसा ही ना कुछ होगा। ऐसा तो नहीं है कि हम ब्लैक डायमंड और खोज देंगे वाइट डायमंड, कभी पॉसिबल है पॉसिबल? नहीं पॉसिबल है, नहीं है ना पॉसिबल। इसलिए जैसा है ऐसा ही। देखो इधर बोर्ड वाइट डायमंड में आ रहा है ना। हाँ चलो ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोग कहाँ तक चले थे? यहाँ था अवतल दर्पण में साबित करें कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, या f बराबर r/2। ये अवतल दर्पण में हम लोग क्या कर चुके थे, साबित कर चुके थे। लेकिन आज हम लोग चल रहे हैं किसमें कि उत्तल दर्पण में साबित करें कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। क्लास 10th फिजिक्स चल रहा है ना। तो सबसे पहले उत्तल दर्पण का फोटो बनाना होगा। जब तक फिगर नहीं बनाएंगे जब तक तो सॉल्व होगा नहीं। कोई भी चीज़ हो फिगर से ज़्यादा समझ में आएगा, बेहतरीन समझ में आएगा। तो यहाँ पे कहता है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण कहते हैं किसको है, जिसका प्रवर्तक सतह उठा हुआ हो, उसे हम क्या कह देते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। तो परावर्तक सतह उठा हुआ मतलब भीतरी सतह कलई किया हुआ रहेगा, यही रहेगा। पूरा पूरा याद होना चाहिए, जब तक याद नहीं रहेगा क्लियर नहीं हो पाएगा। जैसे जैसे अवतल दर्पण में हम लोगों ने क्या था, सेम उत्तल दर्पण में करेंगे। तो दर्पण के ज्यामितीय मध्यबिंदु के दर्पण का ध्रुव कहते हैं, पोल बताए थे। और दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले के भाग को दर्पण का केंद्र कहता है, यानी वक्रता केंद्र कहते हैं। और ध्रुव को P से सूचित करते थे, वक्रता केंद्र को C से सूचित करते थे। इतना तक तो क्लियर है। और ध्रुव और वक्रता केंद्र के मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। हम हाथ से फिगर बना रहे हैं, थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है, आप लोग इसको स्केल से बनाइएगा, है ना सही। हाँ तो और फिर बताए थे कि प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती, टेढ़ा हो गया, पूरी टेढ़ा हो गया ना। स्केल जरूरी है, स्केल नहीं होने के कारण ऐसा हो जाता है। अच्छा कहाँ है यहाँ पे स्केल है, देखिए तो जरा, देखिए। तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई मालूम पड़ती है, ये तो आप लोग पढ़ चुके हैं। चलिए जी, हमने फिगर बना डाला। और दर्पण के पीछे वाला लाइन डॉट डॉट से रहता है, हमने पहले ही बता चुका है कि दर्पण के पीछे जो भी रहेगा वो डॉट डॉट से रहेगा, है ना। ये मिट नहीं रहा है, का है जी, अब तो मिटेगा, ठीक है। तो मुख्य फोकस से गुजरता है, इसे हम बड़ी एफ से सूचित करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और आपको एक चीज़ और बताए थे कि अभिलंब जो होता है, देखिए छोटा स्केल पड़ जाने के कारण ऐसा हो जाता है। सी से कोई लाइन गुजारेंगे तो सी से ही लौटता है, आपको बताए थे, इसको अभिलंब बोलते हैं। फिगर गड़बड़ा गया, थोड़ा सा इसको चेंज किया जाए। चेंज कैसे किया जाए, जो देखिए, सी ज़्यादा दूरी में चला गया, इसलिए थोड़ा सा हम चेंज करते फिगर को, यहाँ सी ले आते हैं। आप लोग बढ़िया से बनाइएगा फिगर, हम थोड़ा सा सी कम दूरी पे ले आए। तो दर्पण प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई क्या होती है, मालूम पड़ती है या प्रतीत होती है। बहुत अच्छा बात है। चलिए जी, तो ये तो मालूम पड़ गया जी, ये मुख्य फोकस से गुजर रही है। अवतल दर्पण में दर्पण के पीछे होता है, एफ है। अब बताइए, एक लाइन हम सी से, फिर भी स्केल छोटा पड़ रहा है, कोई बात नहीं, अब स्केल छोटा पड़ रहा है तो थोड़ा सा छोटा ही हम लोगों ने फिगर बनानी है ना। दो बार में बन जाएगा। हिल डोल जाता है क्या कि, अरे अरे गड़बड़ा गया फिगर,
गड़बड़ हो जा रहा है फिगर, क्या कीजिएगा, फिगर बनाना थोड़ा सा टेढ़ा काम होता है ये। लगभग ठीक ठाक है, जैसा भी है ठीक ठाक है। तो ये दर्पण से आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजर गया और हम इस लाइन को सी पे डाला, सी पे, सी मतलब वक्रता केंद्र पे डाले। तो वक्रता केंद्र से आने वाली आपतित किरणें वक्रता केंद्र से ही लौट जाती है। इस पे डाले तो इसी पे लौट गया, इसी डाले सीधे लौट गया, ये तो पता है। अब तल दर्पण में हम पढ़ा चुके थे, बता चुके थे। तो थोड़ा सा बड़ा छोटा कोण दिख रहा है, बराबर होना चाहिए दोनों कोण। दोनों कोण जो है क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या कीजिएगा, एक बड़ा स्केल रहता ना तो फिगर बढ़िया बन जाता, लेकिन बड़ा स्केल नहीं होने के कारण ऐसा परेशानी हो जाता है। देखो नौटंकी बाज हो जाता है फिगरे बनाने में। सोचे थे स्केल लाएंगे वो, लेकिन लाए नहीं है, इसलिए दिक्कत हो रहा है। ये ठीक है। ये आपतित किरणें परावर्तित किरणें सी पे जाने वाली रेखा सी से ही लौट जाएगा, है ना। थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है, हो जा रहा, होने दो, समझ में आ रहा है ना। हाँ बताइए। तो अब हम इसको सत्यापन कैसे करेंगे। मिरर है एम डैश, एम डैश, इसमें हम लोग लिखेंगे। अच्छा इसको चाहे तो और भी नाम दे सकते हैं, बहुत सारे नाम दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दे दीजिए ए, यहाँ दे दीजिए बिंदु बी, और कुछ देना है, सी दिया हुआ है, और भी नाम दे सकते हैं चाहे तो, है ना। इसको इसी से गया इसी से लौट आया तो इसको एन नाम दे सकते हैं, न्यूट्रल, बीच में अभिलंब का काम कर जाएगा वो। और बचा हुआ है सी, इसको डी दे दीजिए, डी नहीं है कहीं, ए बी सी डी एफ जी एच सही है सब। अब देखिए क्या हम कहेंगे सत्यापन में, इसका सत्यापन क्या होगा, पहले लिखना पड़ेगा इसका डिटेल्स, कि माना कि एम डैश उत्तल दर्पण है, जैसे हम पिछले वाला में लिखे थे, तो लिखेंगे माना कि एम डैश एक उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है जिसमें ध्रुव P, ध्रुव P मुख्य फोकस F वक्रता केंद्र C, है ना। ध्रुव P मुख्य फोकस F वक्रता केंद्र C, वक्रता केंद्र C, प्रधान अक्ष PC, या हम यहाँ से भी बोल सकते हैं PC लंबा है, प्रधान अक्ष PC के समानांतर AB है। जैसे दो गो लाइन ऐसे खींचे समानांतर, तो हम यहाँ तक मिटा देंगे इसको, और इसको यहाँ मिटा देंगे, तो मान लो ए बी सी या डी, तो ए बी समानांतर सी डी है कि नहीं है, समानांतर ही रह जाएगा। तो वही चीज़ है पी सी समानांतर ए बी, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रधान अक्ष पी सी के समानांतर, प्रधान अक्ष पी सी के समांतर आपतित किरण ए बी, आपतित किरण कौन है, हाँ आपतित किरण ए बी परावर्तन के बाद
मुख फोकस से गुजरती हुई मालूम पड़ती है ना। ए बी दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती हुई मालूम पड़ती है, गुजरती हुई मालूम पड़ती है। आगे क्या है? परावर्तित किरण बीडी, अच्छा, मुख फोकस, परावर्तन के बाद मुख फोकस से गुजरती हुई मालूम पड़ती है। तो बीडी यहाँ ऐसे कोई बात नहीं, गुजरती हुई मालूम पड़ती है, भी सही है। तथा बीएन अभिलंब हो जाएगा। अभिलंब मतलब बताए थे कैसे, आपतित किरण, अपरावर्तित किरण और बीच में डाला गया अभिलंब इसी पे जाएगा और इसी से लौट जाएगा, तो इसको अभिलंब बोलते हैं। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। तो यहाँ ये देखिए, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और बीच में डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, बताए थे ना। चलिए, तो यहाँ लिख देंगे बीएन अभिलंब है तथा बीएन क्या है? अभिलंब है। बीएन अभिलंब है, यहाँ तक तो लिखना ही होगा। अब यहाँ के बाद हम लोग प्रूफ करेंगे। यहाँ के बाद क्या करेंगे? तो पहले यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए, इसको मिटाते हैं, नोट कर लीजिए, मिटाते हैं, उसके बाद प्रूफ करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? आगे बात यहाँ तक हो गया। तो देखिए, तो क्या करेंगे, ए बी समानांतर पी सी है न, चूंकि ए बी समानांतर पी सी, समानांतर का सिंबल ऐसे रहता है। और हम लोगों पढ़े हैं कि जब दो समानांतर को एक रेखा, त्रिअक्षेदी रेखा काटे, वो लोग नहीं पढ़ाए हैं, ज्यामिति भी नहीं पढ़ाए मैथ में, नहीं ना, खैर समझा देते, पिछले वीडियो में भी बता दिए थे कि जब दो समानांतर रेखा को एक त्रिअक्षेदी रेखा काटती है तो एकांतर कोण आपस में बराबर होता है, संगत कोण आपस में बराबर होता है। ये सब पिछले ही क्लास में बताए थे, अवतल दर्पण वाला। कोई बात नहीं, तो हम इसको कह सकते, देखो तो ई रेखा और ई रेखा दोनों समांतर, इसको अगर आगे बढ़ाएंगे ऐसे, दोनों समानांतर रेखा। और एन सी फिलहाल इसको मिटा दें, देखिए तो एन सी इसे काटती है, ये दोनों लाइन को एन सी काट रही है, नहीं, ये भी समानांतर पी सी, और लिख देते हैं एन सी इसे काटती है, एन सी इसे काटती है न। तो हम पढ़े हैं कि जब दो समानांतर रेखा को एक त्रिअक्षेदी रेखा काटती है तो संगत के कोण आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए, यानी ई वाला कोण, क्योंकि ऐसे समझो, फिर से समझो, ऐसे लाइन दो को समानांतर और ऐसे काट दिया, तो ये कोण और ये कोण दोनों संगत कोण कहलाता है, ज्यामिति में बताए थे। तो संगत के कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ देखिए, ये कोण और ये कोण संगत कोण कहलाएगा, कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? तो इस कोण का नाम बताइए, ए बी एन, नहीं, हाँ, एंगल ए बी एन बराबर, एंगल कौन कौन बराबर हो गया बताइए तो, कौन कौन बराबर हो गया? बी सी एन। हाँ, बहुत अच्छा। बी सी एफ या बी सी पी या एफ सी बी, इसी कोण का नाम है। जैसे देखिए, बी सी एफ यहीं तक हम रख सकते हैं, नहीं, या यहाँ तक भी रख देंगे। जैसे देखो, कोई कोण है, ऐसे समझिए, समझाते हैं। जैसे मान लिया जाए कोई कोण ऐसे है, यहाँ तक, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ एफ है,
तो बी सी एफ बोले चाहे एफ सी बी बोले, यही कोण बोलेंगे। अगर हम इसको यहाँ तक बढ़ा देंगे, यहाँ नाम पी दे देंगे, तो इसी कोण को हम बोल सकते हैं बी सी पी या पी सी बी, बोल सकते कि नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल देंगे, एफ सी बी, एफ सी बी बोल देंगे कि नहीं बोल देंगे। चलिए, तो एंगल एफ सी बी कौन कौन से, संगत कोण से, क्योंकि संगत कोण है दोनों, तो संगत कोण से बराबर हो गया। नहीं समझ में आया होगा, अभी बड़े दिन से छूटल है ना, इसलिए बहुत दिन से छूटल है। संगत कोण नहीं समझ में आ रहा होगा, संगत कोण ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा संगत कोण से। और देखो, फिर देखो, अब देखो ए बी एन बराबर डी बी एन, परावर्तन के नियम से आपको बताए थे कि जब आपतित किरण परावर्तित किरण बीच में डाला गया अभिलंब, आपतन कोण अपरावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये आपतन कोण है, परावर्तन कोण यानी आई वाला आर, तो कोण आई बराबर कोण आर होता है परावर्तन के नियम से। नहीं, यहाँ बोल देंगे एंगल ए बी एन बराबर एंगल डी बी एन, एंगल डी बी एन परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। सब चीज लिख जा रहे हैं इसको। हम इसको समीकरण 1 मान ले, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 और 2 से देखो, इधर बराबर है एल एच एस बराबर, तो आर एच एस बराबर होता है। जैसे समझिए, समझना क्या है समझा देते हैं। देखो यहाँ पे है एंगल, ऐसे लिखो ए बी एन बराबर एंगल एफ सी बी लिखा हुआ है। यहाँ भी एंगल ए बी एन बराबर एंगल डी बी एन ऐसा लिखा हुआ है ना। तो बताइए, अगर हम कहीं ऐसे लिखे 50 बराबर में एंगल एफ सी बी, यहाँ भी लिखे 50 बराबर में एंगल डी बी एन, देखिए इसके बराबर भी 50 रुपया और इसके बराबर भी 50 रुपया, तो दोनों बराबर कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। तो यहाँ भी वही चीज़ है, ए बी एन यहाँ भी, ए बी एन यहाँ भी, तो ये दोनों बराबर है कि नहीं है। इसके पास भी ए बी एन और इसके पास भी ए बी एन, दोनों बराबर रहेगा। हमारे पास भी 10 रुपये और आपके पास भी 10 रुपये, दोनों बराबर ही रहेगा। तो एल एच एस बराबर, इधर एल एच एस बराबर है तो आर एच एस बराबर हो जाएगा। नहीं, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो ये दोनों बराबर है, दोनों बराबर हो जाएगा। एंगल एफ सी बी बराबर एंगल डी बी एन बराबर हो गया। अब देखिए कौन कौन बराबर हुआ, अब वहाँ देखना है कि कौन कौन बराबर हुआ, वहाँ देखना है। एफ सी बी कहाँ है जी, अच्छा एफ सी बी, ई कौन और कौन है डी बी एन, अच्छा ई कौन, यानी ई बराबर ई हो गया कि नहीं हो गया, डी बी एन हो गया। अब बताइए, अभी हम लोगों ये लाइन को मिटा दिए थे, मिटाए थे ना, मिटाए थे। अब इसको डॉट डॉट लाइन से बढ़ा देते हैं भाई, लीजिए। आप बताइए तो ई कौन और ई कौन बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हम ज्यामिति में पढ़ाए थे कि जब दो रेखा एक दूसरे को काटती है तो ये सम्मुख कोण से आपस बराबर होते हैं। तो ये कोण बराबर ये कोण होगा कि नहीं होगा। तो हम बोल सकते हैं इसे कि एंगल एफ सी बी, तो एंगल एफ सी बी बराबर एंगल कौन कौन डी बी एन होगा कि नहीं होगा। ऐसे हो जाएगा, डी बी एन हो जाएगा। गलती लिख दिया ना, गलती लिख देना जी। यहाँ लिखा जाएगा एंगल एफ बी सी, ई कौन ना लिखेंगे, अब
एफ बी सी ई कौन, हाँ एंगल एफ बी सी बराबर एंगल डी बी एन। अब सही हुआ। सम्मुख कोण से, कौन कौन से, सम्मुख कोण से बराबर हो गया सम्मुख कोण से, हो गया कि ना हो गया। और इसको यदि हम मान लेते हैं समीकरण 3 और इसको मान लेते हैं समीकरण 4, तो समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से देखिए, इसके पास भी डीवीएन और इसके पास भी डीवीएन, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं एंगल एफ सी बी बराबर एंगल एफ बी सी, बोल सकते हैं ना। यहाँ देखिए, अच्छा यानी जितना को ई कोण हो गया, ई वाला कोण हो तो नहीं को ई वाला कोण हो गया। और देखिए ये यदि को त्रिभुज बन रहा है ऐसे, ऐसे देखिए त्रिभुज बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो जिस त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। जब दो कोण बराबर है तो दो को भुजा भी बराबर होता है ना। यानी एफ सी बराबर बी एफ, एफ बी बराबर एफ सी, क्योंकि इसके बराबर ई और इसके बराबर ई सम्मुख कोणों की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो आप लिखेंगे त्रिभुज, कौन त्रिभुज में, एफ बी सी में, एफ बी सी में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है। आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो हम कह सकते हैं बी एफ बराबर एफ सी, नहीं कह सकते हैं, बी एफ बराबर में, यानी बी एफ बराबर में सी एफ, एफ सी बोलिए चाहे सी एफ बोलिए, बात बराबर है। तो बी एफ बराबर में क्या लिख दिए हम, सी एफ, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको समीकरण 5 कर दीजिए। अब देखो समझना, अभी फिर अब तल दर्पण बताए थे कि जब दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटा हो, यानी ई नीचे आ जाएगा, जब छोटा होगा तो यहाँ वाला यहाँ आएगा, तो ई भी लाइन ऐसे है समझो। जब दर्पण छोटा करेंगे तो ई यहाँ लाइन दिए तो यहाँ आ जाएगा नीचे, तो ये जो लाइन ऐसे भी ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, जब दर्पण छोटा होते जाएगा तब। तो बताइए, तो ई जो लाइन है ऐसे, ये एक समय ऐसा होगा कि ऐसे हो जाएगा, यानी जितना कोई बी एफ हो उतना वो पी एफ हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब दर्पण छोटा होते जाएगा तो ये बिंदु बी जो है पी के पास आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। छोटा करते जाएंगे तो ऐसे नहीं ऐसे फिगर बनते जाएगा, और ये लाइन जो धीरे धीरे नीचे होते जाएगा, और नीचे होते बिंदु बी एक समय इतना छोटा हो जाएगा कि बिंदु बी जो है लगभग पी के पास आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो ये बताइए, तो ये जो लाइन है बी एफ बराबर में पी एफ, दोनों बराबर हो जाएगा, दोनों यहाँ आके सट जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं जब दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटा हो, यहाँ लिख देंगे कि जब दर्पण का द्वारक, द्वारक मीन्स चौड़ाई, दर्पण का द्वारक बहुत ही क्या हो, छोटा हो, तो बिंदु बी, बिंदु पी के लगभग नजदीक आ जाएगा, नजदीक आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं पी एफ बराबर में बी एफ, नहीं ऐसे बी एफ बराबर में पी एफ, समीकरण 6। अब देखिए यहाँ बराबर हो जाए समीकरण बी एफ ही बी एफ, तो दोनों बराबर होगा कि ना होगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो यहाँ समीकरण 5 और किससे,
छो से, यानी CF बराबर में PF। CF बराबर में क्या आ गया? PF। अब आसान हो गया जी। देखो तो CF कहाँ है, देखो है CF बराबर PF, CF बराबर PF, यानी जितना वो ई वाला है उतना ही वो ई वाला आ गया कि ना आ गया? जितना वो CF उतना वो PF आ गया। तो बताइए, तो अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे है F, PF जोड़ FC बराबर में PC। नहीं समझे? देखिए इतना गो है PF, इतना गो है FC, तो ये PF जोड़ेंगे FC, जोड़ दिए तो क्या बन जाएगा? PC बन जाएगा। इसको जोड़ देंगे तब F गायब हो जाएगा। जैसे समझो, इतना गो है PF, इतना गो CF, दोनों के जोड़ दिए तो यहाँ पे P, यहाँ पे C, PC हो जाएगा, बीचे वाला F गायब हो जाएगा। जोड़ देंगे तब नहीं? हाँ, यही तो हम समझा रहे थे। तब PF जोड़ FC बराबर PC हो जाएगा ना। यहाँ पे हम लिख सकते हैं PF जोड़ FC बराबर में PC, PF जोड़ FC बराबर में PC या CP, वही चीज़ है, बात बराबर है। तो अब बताइए, PF को रहने देते हैं, ठीक है। अब PF जोड़ FC है ना, ऐसे लिख देते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं PF जोड़ CF बराबर में CP या PC, है ना? CP बोलिए या PC बोलिए, तो PF रहने देते हैं। अब देखो PF बराबर CF, यानी CF बराबर PF, तो CF के बदले हम PF रख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है, एकरा नहीं रखते हैं तो प्लस CF के बदले CF बराबर PF लाए हैं ना, तो हम CF के बदले PF रख देते हैं, PF बराबर में CP नहीं बोल सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है। जितना वो PF है उतना वो FC है, CF है, तो दोनों जब बराबर है तो हम दोनों किसी को रख सकते हैं। जैसे दोनों मार्कर है, दोनों बराबर साइज के है, अब हम दोनों सेम में चलता है तो हम दोनों में से किसको रख ले? किसी को भी रख सकते हैं। तो PF हम इस मार्कर के बदले इस मार्कर को रख लिए। समझ में आ रहा है ना बात? समझाना, डिटेल समझा रहे हैं। तो PF जोड़ PF तो कुछ हो जाएगा, PF जोड़ PF 2PF बराबर में CP, बराबर में CP। PF 1 रुपया 1 रुपया 2 रुपया होगा कि नहीं होगा? तो PF 2PF बराबर में C। अब देखिए 2 अब PF को चाहिए, देखो तो PF हम आपको बताए थे कि यहाँ से यहाँ तक के दूरी को छोटकी f से सूचित करते हैं। अब PC यहाँ से यहाँ तक के दूरी को R से सूचित करते हैं, बताए थे ना? इसको बड़ी R से सूचित करते हैं, वक्रता केंद्र को, वक्रता त्रिज्या उसको बोलते हैं, बड़ी R। तो हम PF को क्या बोल सकते हैं? F, छोटकी f, बराबर में CP को क्या बोल सकते हैं? R। हमको साबित करना है F बराबर R बटा 2, नहीं तो लो ऐसे रह दो, है ऐसे रह दो। तो PF बराबर में CP बटा इन्हें 2 गुना में इन्हें के भागा में, PF को छोटकी f, CP को बड़की R बटा में 2, F बराबर R बटा 2। प्रूव्ड, PROVD प्रूव्ड हो गया। यानी मुख्य फोकस जो होता है वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। मुख्य फोकस वक्रता त्रिज्या के क्या होता है? आधी होती है। तो दर्पण में साबित हो गया कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के क्या होती है? आधी होती है। समझ में आ गया होगा ये चीज़। ये थोड़ा सा साबित करने वाला थोड़ा सा ऐसे भी लेंदी होता है और आपको इजी वे में समझ में आ गया होगा। इसको नोट कीजिए, दोबारा देखने समझ में आता था, दोबारा